वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आप सबने भेलपूरी तो खाई होगी, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें 2-3 तरीके की नमकीन होती हैं, पापड़ी होती है, पीनट्स यानी मूंगफली होती है, उसमें मुरमुरे भी होते हैं। बहुत से बच्चे मुरमुरों को कुछ और नाम से भी जानते होंगे। फिर उसमें रेड चटनी वो भी होती है, और पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, हरी मिर्ची होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इतनी सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती है? एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये मिक्सचर जो तैयार होता है इसे हम भेलपूरी बोलते हैं। फिर आपने मिक्सचर नाम की नमकीन भी खाई होगी, जो कि मार्केट में मिलती है, जिसमें बहुत सारे तरह तरह की अलग अलग तरह की नमकीनें डाली जाती हैं, इसलिए उसका नाम मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके जो बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने वो नहीं खाई है तो अपने पेरेंट्स से कहकर ज़रूर मंगवाना, बहुत अच्छी लगती है वो भी। चलो, ये तो हुई मिक्सचर की बात। अब हम इसमें से अगर जो मिक्स करी गई नमकीनें हैं या सामान हैं उन्हें हम अलग करना चाहें तो हम उनमें से कुछ चीज़ों को अलग भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कई बार, और दूसरे एग्जाम्पल में होता है कि जैसे दाल और राजमा हो गया, या चावल और राजमा हो गया, उन्हें हम मिक्स कर दे तो हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से इन मिक्सचर से भी हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या हम मिल्क में से पानी को अलग कर सकते हैं? हाँ, या फिर चाय जो हम बनाते हैं, टी बनाते हैं, उसमें से हम मिल्क को, पानी को, शुगर को अलग कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं और जिन्हें नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है नींबू पानी, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? नींबू पानी, जिसे हम शिकंजी, हिंदी में शिकंजी भी जानते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हम लेमनेड बोलते हैं, ये भी एक मिक्सचर होता है। इज़ अ मिक्सचर ऑफ लेमन जूस, शुगर एंड वाटर, जो कि नींबू का जूस को, चीनी को और वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये मिक्सचर हो गया। ऑल दीज आर कंपाउंड्स, ये सब कंपाउंड्स हो गए। कंपाउंड्स क्यों हो गए? क्योंकि इन्हें सब चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है। लाइक लैमिनेट, मोस्ट सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर। जैसे लैमिनेट है उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक मिक्सचर के नाम से जानी जाती है। ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स यानी केवल एक ही चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है या अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आ रही हैं। टैप वाटर इज़ अ मिक्सचर, जो हम यूजुअली घर में अपना पानी यूज़ करते हैं, टैप में से यानी नलों में से जो पानी हम यूज़ करते हैं, इट कंटेन्स वाटर एंड मैनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट। इसके अंदर पानी तो होता ही है, पानी के साथ साथ और भी सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। सी वाटर, सी वाटर भी एक मिक्सचर है। इट हैज़ सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसमें बहुत तरीके के सॉल्ट होते हैं जो डिज़ोल्व होते हैं यानी घुले हुए होते हैं पानी में। इन फैक्ट द कॉमन सॉल्ट वी यूज़ इन आवर फूड कम्स मोस्टली फ्रॉम सी वाटर। और आपको बहुत जानकर हैरानी होगी कि जो हम अपने घर में नमक यूज़ करते हैं, खाने में जो हम कॉमन सॉल्ट यानी नमक यूज़ करते हैं, वो भी सी वाटर से ही निकलता है। सी वाटर को उसको इकट्ठा करा जाता है और उसके बाद उसको इवेपोरेट करा जाता है, तो पानी सूख के उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो रह जाता है। फिर उसको आगे के प्रोसेस से सॉल्ट तैयार किया जाता है जब मार्केट में सेल किया जाता है। अब मिल्क आ रहा है, मिल्क भी एक मिक्सचर है। मिल्क क्यों है मिक्सचर? उसमें पानी तो सबको पता ही है, आजकल प्योर मिल्क तो कोई देता नहीं है ना। तो मिल्क में पानी भी मिक्स होता है और क्रीम भी मिक्स होती है, ठीक है। और बहुत सारी, जो आजकल तो इतना ख़राब मिल्क आ रहा है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, उनका तो कोई नाम ही नहीं है। वुड है मिक्सचर कंटेनिंग मेनली सेलुलोज एंड वाटर। सेलुलोज और वाटर के मिक्सचर से वुड बन रहा है।
एयर इज़ अ मिक्सचर, एयर में भी एक मिक्सचर ही है। ये एयर अराउंड अस चैप्टर में हमने बहुत डीपली पढ़ा था। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, एयर के अंदर बहुत तरीके की गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एट्सेट्रा। तो ये सब मिलकर क्या बनी, एक मिक्सचर बन गई। डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, और इन सब के अलावा डस्ट भी होती है और स्मोक यानी धुआं भी होता है एयर में। थस तो क्या हुआ, मिक्सचर्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर में क्या है, सब्सटेंस का जो भी चीज़ मिक्स हो रही है उसके 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बच्चों, मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपके इस चैप्टर में, इस पैरा में एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी आ रहा है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इट इज़ कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। अब ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है इसके बारे में हमने डीपली पीछे के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। एटम्स होता है बच्चों जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे एक घर बनाते हैं तो घर किस चीज़ से बन रही है, एक एक ईंट जोड़कर बन रही है, ठीक है। तो वो एक एक ईंट जोड़कर वो ईंट हो गई एटम, और इन ईंटों को जोड़कर जो हम घर बना रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल्स हो गया। अगर वो एक ही टाइप के होते हैं, सिंगल होते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ इसका, गोल्ड का है तो गोल्ड में कुछ और मिक्स नहीं है, तो गोल्ड वो एक ही एटम का हो गया है। अब आगे आ रहे हैं। वेरी फ्यू प्योर सब्सटेंसेस आर फाउंड इन नेचर, बहुत ही कम सब्सटेंसेस जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बहुत कम मिलते हैं नेचर में। शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स आर प्योर सब्सटेंसेस, शुगर और सॉल्ट ये 2 प्योर सब्सटेंस हैं। यहाँ से यहाँ तक का आपका इम्पॉर्टेंट आ रहा है, प्योर सब्सटेंस के बारे में आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो आप शुगर एंड सॉल्ट के बारे में बताएंगे, ये आपका आंसर होगा। So are the chemicals found in a laboratory? All elements and compounds are प्योर सब्सटेंसेस, इसे भी मार्क करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स के बारे में तो हमने सबने पढ़ लिया है कि मिक्सचर क्या होता है, लेकिन ये कितने तरीके के होते हैं अब उनके बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। The different substances present in a mixture are called its components or constituents. जो मिक्सचर होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस जो एक मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं। आप इसको मिक्सचर जो मैंने आपको नमकीन का, भेलपूरी का दिया, थोड़ा सा आप माइंड में उसे रखेंगे या अपना भी कोई एक सुटेबल एग्जाम्पल रखेंगे माइंड में। जो मिक्सचर में जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं को कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। ओके, जितने भी सामान डला हुआ है, मैं फिर रिपीट करूँ, जितना भी सामान डला हुआ है वो कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, जो कुछ चीज़ें मिक्स हो रही हैं वो बिल्कुल एक सार स्प्रेड है, यानी मिक्स हैं, किसी भी तरीके से उनको आप अलग नहीं कर सकते ओवर द मिक्सचर। एंड ईच पार्ट ऑफ अ मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी, तभी तो जैसे लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तो वो लिक्विड मिक्स हो जाएगा, है ना। तो सच अ मिक्सचर इज़ कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिसमें कि आपका बिल्कुल एकसार हो जाता है, मिक्स हो गया है, ठीक है, आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं, उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। एग्जाम्पल आ रहा है, इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर। एक शुगर का एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, अगर हम सॉल्ट का भी लेते हैं तो वो भी एक यही तरीका है। तो डिज़ोल्व द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इन वाटर आर इवनली स्प्रेड, कुछ टाइम बाद शुगर और वाटर मिक्स हो जाएंगे, शुगर उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में और वो बिल्कुल एकसार हो जाएंगे, फॉर्मिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर। नो मैटर
विच पार्ट ऑफ द मिक्सचर यू टेक। अब उसमें भी आपको ये नहीं है कि आप कहीं से भी कितना भी आप उस शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को लेंगे वहाँ पर वो सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ा लिया तो वो उसमें सॉल्ट कम हो गया या शुगर कम हो गया, ज़्यादा लिया तो उसमें ज़्यादा हो गया। आप कम लेंगे, जितनी भी क्वांटिटी लेंगे उसमें वो सेम ही रहेगा। You take it, it will have the same properties, और same properties ही उसकी रहेंगी। मिक्स मतलब इवनली हो जाता है। Air is also a homogeneous mixture. In some mixtures the constituents बच्चों याद हो गया होगा आपको, constituents जो मिक्सचर के अंदर मिक्स किए गए हैं सब चीज़ें substances are not evenly spread throughout the mixture and each part of mixture does not have the same properties. अब अगर मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूरी तरीके से मिक्स नहीं है, इवनली स्प्रेड नहीं है, अलग अलग हैं, तो उसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं है। ओके, हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से हो गए? जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है और जो इवनली स्प्रेड नहीं है, मिक्स नहीं है। जैसे कि इफ़ यू मिक्स आयरन फिलिंग्स, अब अगर आप आयरन फिलिंग्स या सैंड को पानी में डालते हैं, ठीक, इट विल हैव मोर आयरन फिलिंग्स एट सम प्लेस एंड लेस एट अदर प्लेस। इसमें केवल आपका इसमें दे रखा है आयरन फिलिंग और सैंड को मिक्स करने का, ठीक है, लेकिन आप इनको पानी में भी मिक्स करेंगे तब भी आपको कहीं पर कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, वो मिक्स नहीं होगा, प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा। ओके, लेकिन इसमें जैसे आपका सैंड और आयरन फिलिंग्स को मिक्स करा गया है तो यहाँ पर कहीं पर आयरन फिलिंग्स ज़्यादा होंगी, कहीं पर सैंड कम होगा, कहीं पे दोनों अलग अलग रहेंगे। इट विल हैव मोर आयरन फिलिंग्स एट सम प्लेस एंड लेस एट अदर प्लेसेस। The iron and sand molecules will not be evenly spread in a mixture. आयरन और सैंड के मॉलिक्यूल्स एकसार नहीं होंगे, evenly spread नहीं होंगे मिक्सचर में। Therefore, different parts of a mixture will exhibit different properties. A mixture of chalk in water. अब chalk को आप water में डालते हैं, chalk powder होता है, उसे अगर water में डालते हैं, and dusty air are also heterogeneous. और इसी तरीके से ये भी मिक्स नहीं होता, घुलता नहीं है पानी में, तो कहीं पर कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। ऐसे ही एयर के अंदर अगर डस्ट है तो कहीं पर एयर में डस्ट ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो इसी वजह से ये क्या होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बच्चों क्या होता है? जो जो मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस हैं, या हम हिंदी में दूसरे तरीके से बोलते हैं सामान है, चीज़ें हैं, उसे मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे बी इन एनी रेशो। किसी भी रेशो में हो सकता है, ठीक है। आपको मेज़रमेंट, कुछ चीज़ों का मिक्सचर होता है जिसमें कि मेज़रमेंट किया जाता है और फिर डाला जाता है, लेकिन ज़्यादातर मिक्सचर्स जो होते हैं उनमें बिना कोई रेशो होता है। रेशो से मतलब होता है कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो उसे रेशो कहा जाता है। नेक्स्ट, दे रिटेन मतलब रहना, एज इट इज़ रहना। दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसे ही रहती है, चेंज नहीं होती हैं। सॉल्ट ही रहेगा, शुगर ही रहेगा, वाटर ही रहेगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। For example, the properties of iron and sulfur do not change when mixed together. जब प्रॉपर्टीज़ जब आयरन और सल्फ़र को मिक्स किया जाता है तो आयरन की प्रॉपर्टीज़ आयरन की ही रहेंगी और सल्फ़र की सल्फ़र ही रहेगी, वो आपस में मिक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से, जैसे कि यू कैन क्लियरली सी टाइनी स्टोन्स। आप राइस में या दालों में या किसी भी राजमा हो गया, छोले हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई है, उसमें आप बारीक बारीक छोटे छोटे से स्टोन्स हैं या और भी बहुत सारी मतलब मिक्स करा हुआ होता है वेस्ट, उन्हें हम देख सकते हैं और उन्हें हम इजीली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। बट
कैन यू टेल बाय लुकिंग एट अ ग्लास ऑफ वाटर वेदर इट हैज़ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन इट? क्या आप किसी भी पानी को आप लेंगे तो क्या आपको उसमें कोई डिजॉल्व सब्सटेंस दिखाई देगा? फॉर दिस यू विल हैव टू स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ sample of water given to you and कंपेयर दैम विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी। इसमें बोल रही हैं कि आप ग्लास अब आप लोगों के घर में एक्वागार्ड लगा होगा, किसी के घर में आरओ लगा होगा या किसी के घर में कोई और प्यूरीफायर लगा होगा। आप उसमें से एक गिलास पानी लेंगे और फिर अपनी सिंक है किचन का या वॉश बेसिन है या कहीं भी टैप में से पानी लेंगे, तो आप क्या उसके अंदर जो डिज़ॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं क्या आप उन्हें देख सकते हैं? हमें पता है एक्वागार्ड में से क्लीन पानी आता है, लेकिन अगर हम वॉश बेसिन का पानी या टैप वाटर को और एक्वागार्ड के वाटर को हम साथ में रख देंगे तो वो हमें सेम दिखाई देंगे। अब उसके अंदर की जो डिज़ॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं उनको पता करने के लिए हमें सैंपल लेना पड़ेगा वाटर का, और उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा वाटर सही है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब दो तरीके के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरीके की होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब प्योर कंपाउंड हैज़ मिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर कंपाउंड होता है, कंपाउंड मतलब होता है जिसमें आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करी हैं तो उनका एक फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्योर वाटर एट सी लेवल बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हाउएवर इफ़ देयर आर डिजॉल्व्ड सब्सटेंस इन द वाटर, जो प्योर वाटर होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। और लेकिन अगर उसके अंदर कोई डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस हैं यानी कुछ मिलावट है या कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसको आपको बॉईल करना ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि आप वही अगेन हम आरओ या एक्वागार्ड का पानी लेंगे और टैप वाटर लेंगे तो एक्वागार्ड का पानी पहले ही काफ़ी क्लीन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम रहेगा कंपैरेटिव टू टैप वाटर। टैप वाटर में मिलावट होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसको प्योर करने के लिए हमें और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट राइज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। Thus, by measuring the boiling point, you will know whether the water is प्योर और नॉट। अब इसी से पता चलता है बॉइलिंग पॉइंट से कि अगर कम है तो यानी पानी काफ़ी साफ़ है, और अगर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो पानी वो ज़्यादा प्योर नहीं है। इसी से हमें पता चल जाएगा। वाई इज़ सेपरेशन नेसेसरी? अब सेपरेशन भी नेसेसरी क्यों होता है किसी भी चीज़ में? आपने जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि मिक्सचर नाम की एक हमने नमकीन ली है, ठीक है, स्नैक लिया है, वो तो जानबूझ के बनाया गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बाय मिस्टेक या जानबूझकर चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है जो कि अनडिज़ायरेबल होती है, जो हमें चाहिए ही नहीं, है ना। अब इसके लिए जैसे कई बार होता है आपकी मम्मा ने पुलाव बनाया है या सब्जी कोई बनाई है, वेजिटेबल बनाई है, उसके अंदर मिर्च डाल दी है, ग्रीन चिलीज़, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको, आपके लिए वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो आप उसे सेपरेट कर देंगे यानी निकाल देंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में सेपरेशन ज़रूरी होता है। तो क्यों होता है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज़ ऑफन नेसेसरी फॉर सेवरल रीज़न। कई रीजन्स हो सकते हैं वो नीचे आ रहे हैं। टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है जो हमें नहीं चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमें नहीं चाहिए उन्हें रिमूव करना। स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन राइस कैन बी हार्मफुल फॉर आवर टीथ एंड बॉडी। अगर राइस में स्टोन्स हैं, ठीक है, तो वो हमारी टीथ और बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उन्हें निकालना ज़रूरी है, सेपरेट करना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैम बिफोर कुकिंग द राइस। अब राइस बनाने से पहले उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी। अब चाय बनाते हैं तो छन्नी, स्ट्रेनर कहा जाता है, जो चाय छानने की छन्नी होती है, उसके थ्रू हम टी लीव्स को बाहर निकाल देते हैं यानी अलग कर देते हैं। इफ़ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ चिलीज़, अगर आपको चिलीज़ पसंद नहीं है, यू सेपरेट दैम फ्रॉम वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग।
समटाइम्स हार्मफुल सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन रिवर वाटर। ये तो हमारा डेली रूटीन की चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो रिवर वाटर के अंदर भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं। दे मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर सप्लाइंग द वाटर टू आर होम्स। इन्हें भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है जब घरों में इनकी सप्लाई करी जाती है। इसके बारे में, इस जो पूरा टॉपिक है इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। दिस इज़ डन एट द वाटर वर्क्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। ये जो रिमूव करने का काम होता है इम्प्योरिटीज़ को, वो वाटर वर्क्स एक तरीके का एक प्रोसेस होता है जो कि टाउन्स और सिटीज़ में किया जाता है। एंड बाय वाटर फिल्टर्स, और वाटर फिल्टर्स के थ्रू भी हम घरों में इसको यूज़ कर सकते हैं। एयर कंटेन्स मैनी सब्सटेंसेज। एयर में भी बहुत सारे तरीके के सब्सटेंसेज होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, सच एज गैसेज, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। जैसे कि कई तरीके की गैसेस होती हैं, धुआं है और डस्ट पार्टिकल्स हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? ओनली ऑक्सीजन की। इट सेपरेट्स द ऑक्सीजन एंड ब्रीथ्स आउट द अदर कंपोनेंट्स। इसका क्या होता है, आपने ब्रीदिंग करी तो सारी जितनी भी एयर है वो आपकी बॉडी में चली गई, लेकिन उसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, यानी ब्रीद आउट कर दिया। यू मे हैव सीन पर्सन्स who are very ill being put on the respirator। आपने कई बार देखा होगा, जैसे अब कोरोना चल रहा था, कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करी जा रही थी, तो वो रेस्पिरेटर पे उनको दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है, जिससे कि उनको ऑक्सीजन मिल सके उस पेशेंट को। हेयर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द अनवांटेड कंपोनेंट्स इज़ ऑलरेडी डन सो दैट द बॉडी डज नॉट हैव टू डू इट। अब इसी प्रोसेस में ये सब चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए, उन कंपोनेंट्स को ये अलग कर देता है, जो कि पहले से इसमें जो ऑक्सीजन आपको हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को दी जा रही है उसमें ये बिल्कुल अलग कर दी गई है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अनवांटेड चीज़ें, जो डस्ट पार्टिकल्स है या कुछ भी है, हम ये बोल सकते हैं कि प्योर ऑक्सीजन ही उन पेशेंट्स को दी जा रही है, वो पहले से ही उसको अलग कर दिया गया है जो अनवांटेड कंपोनेंट्स है। टू ऑब्टेन यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे निकालेंगे? बटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क और कर्ड। अब मिल्क और कर्ड को बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो उसमें से बटर निकल जाएगा चर्न करने के बाद। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो होता है, पेट्रोलियम ये भी एक मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। पेट्रोल, केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, जो आजकल तो बहुत मोस्टली घरों में नहीं मिलता, पहले के टाइम पर तो कुकिंग भी इसी से होती थी। तो केरोसिन मिट्टी का तेल, डीजल, टार एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग क्रूड ऑयल से इन्हें अलग किया जाता है, तो ये सब निकलता है। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस को कैसे निकालते हैं, उसका क्या है? समटाइम्स सब्सटेंसेस इन देयर प्योर फॉर्म आर नीडेड फॉर यूज़ एट होम। हमारे घरों में ही प्योर सब्सटेंस की बहुत ज़रूरत होती है। किस लिए? रिसर्च वर्क के लिए भी होती है और बहुत सारे अलग तरीके से दूसरे पर्पस के लिए भी होती है। फॉर दिस इवन माइन्यूट अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैव टू बी सेपरेटेड। इसके लिए क्या किया जाएगा? जो बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट, मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट भी है, सब्सटेंसेस है जो प्रेजेंट है, उन्हें भी अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन यानी जो अलग करा जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, उनके कौन कौन से तरीके हैं। ये पूरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, यूजुअली घरों में आपने देखा भी होगा और प्रैक्टिकली आप घर में करके भी देखेंगे अपनी मम्मा के ऑब्जर्वेशन में। ठीक है। To separate a mixture, we have to use such a property that one constituent of a mixture has and the other do not. अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रॉपर्टी हैं, दो चीज़ें डल गई हैं और लेकिन एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी से अलग है। वो कैसे है? जैसे कि आयरन फिलिंग्स हैं,
उसे आप अलग कर सकते हैं सल्फ़र से। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आयरन फिलिंग लोहा हो गया, लोहे को हम किस तरीके से मैग्नेट के थ्रू अलग कर सकते हैं, तो वो सल्फ़र से तो नहीं कर सकते मैग्नेट के थ्रू, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई। सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम द अदर सॉलिड्स, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स है तो उन्हें अलग अलग करना। द प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स आर कलर, साइज, शेप, वेट, अट्रैक्शन बाय मैग्नेट, solubility in the liquid such as water. Let's read about. अब इनके बारे में पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है आपका जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, उन मिक्स हो गई हैं, लेकिन उनका साइज़ हो गया, कलर हो गया, आपने रेड कलर को अलग अलग कर दिया, ग्रीन कलर को अलग कर दिया है, या राउंड शेप है कोई तो राउंड शेप को अलग अलग कर दिया है, तो वो सब चीज़ है। अब इसी के बारे में आगे आ रहा है थ्रैशिंग एंड विनोइंग। अब ये क्या चीज़ है? ये मोस्टली घरों में मदर्स भी करती हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन ये मोस्टली ये जो तरीका इसमें पिक्चर में दे रखा है ये गांव में होता है, विलेजेस में होता है। आफ्टर द वीट अ राइस क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। जब वीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, राइस और वीट की जब हार्वेस्ट करा जाता है, कटाई होती है, ठीक है, फार्मिंग करने के बाद फसल कटती है तो उसको बोला है हार्वेस्टेड। द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड। अब ग्रेन्स को होता है वो सेपरेट किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। स्टॉक्स कहा जाता है जो उसके ऊपर की कवरिंग होती है। कभी आप अपनी मम्मी से पूछिएगा कि गेहूं है या चावल है, कई बार हमारे घर में जो राइस आता है, कई बार उनमें से कुछ दानों में, कुछ ग्रेन्स में राइस के ऊपर कवर आ जाता है तो उसको निकाला जाता है, ब्राउन कलर का होता है, उसे स्टॉक्स बोला जाता है, तो उसे अलग किया जाता है। जब इसकी कटाई करी जाती है फसल की, तब ये सब में होता है स्टॉक, लेकिन उसको साफ़ करने के बाद ही मार्केट में सेल किया जाता है। इसी को थ्रेशिंग कहा जाता है। इट इज़ डन एदर बाय बीटिंग द स्टॉक ऑन द ग्राउंड और द हार्ड सरफेस। या तो वो उसको ज़ोर ज़ोर से उसको बीट किया जाता है जिससे कि स्टॉक अलग हो जाए ग्राउंड पर, या हार्ड सरफेस पर उसकी बीटिंग करी जाती है। by trampling the harvested wheat or rice using animals or by using a mechanical thresher। अब ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है बच्चों, यानी उसको रगड़ के निकालना, ठीक है। आप पैर से, कई बार अपने पैर से कुछ चीज़ को रगड़ के निकालते हैं ना, किसी भी चीज़ को, तो उसको बोला है ट्रैम्पलिंग। तो उसे क्या किया जाता है, वीट और राइस को ट्रैम्पलिंग करने के बाद भी निकाला जाता है। ट्रैम्पलिंग या तो एनिमल्स यूज़ करे जाते हैं उसके लिए, या फिर मैकेनिकल थ्रेशर्स यूज़ करे जाते हैं, ये होते हैं मशीन्स। तो आजकल तो एनिमल्स का यूज़ नहीं किया जाता, ये पहले के टाइम में किया जाता था, लेकिन अब मशीन्स का यूज़ किया जाता है। द ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड। The grains are then separated from the mixture of grain and chaff so obtained। अब chaff भी क्या होता है? chaff होता है भूसा, जिसे भूसा बोलता है, वो भी ब्राउन कलर का होता है, बहुत लाइट वेट होता है, फूंक मारने से वो उड़ जाता है। द ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड। अब ग्रेन्स सेपरेट हो गए हैं। अब सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, अब उसी के अंदर वो कवर है यानी छिलका है, और उसी के अंदर ग्रेन्स हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं पीनट्स हम खाते हैं, है ना, तो पीनट्स के ऊपर रेड कलर की कवरिंग होती है, हम उसको निकालते हैं। निकालने का क्या हो गया, वो प्रोसेस थ्रेशिंग हो गया, ठीक है, स्टॉक को निकालना। अब वो ट्रैम्पलिंग करके भी निकालते हैं, यानी रगड़ के निकालते हैं, हाथ से इस तरीके से रगड़ के हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें वो उसका छिलका और पीनट्स दोनों साथ में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग करने के लिए हम अपनी एयर ब्लो करते हैं, यानी फूंक मारते हैं, तो वो उड़ के अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से इसमें है। अब शाफ यानी भूसा और ग्रेन्स साथ में है, अब उसे अलग करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन इज़ हैवियर, क्योंकि ग्रेन हैवियर होता है देन शाफ, शाफ से ज़्यादा हैवी होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, द मिक्सचर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। अब बहुत ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं और उस मिक्सचर को नीचे गिराते हैं। नीचे गिराएंगे तो
हवा जो चलेगी उससे जो भूसा होगा, चाफ होगा, वो उड़ के अलग हो जाएगा और ग्रेन्स नीचे गिरते चले जाएंगे सीधे, जैसे कि आपकी इधर बुक में भी दे रखा है। यहाँ पर ऊंचाई पर ये लेडी खड़ी है और ये इस तरीके से इसको हिला रही है, तो हवा जब चल रही है तो हवा से वो सारा शाफ्ट तो उड़ गया, या आगे या पीछे ये शाफ्ट इकट्ठा हो गया और यहाँ ग्रेन सीधा नीचे आकर गिरने लगते हैं। While the grain fall down almost vertically, जैसा कि पॉइंट 52 में दे रखा है। The chaff forms the heap. heap होता है जो ये उस तरीके से उठा हुआ है, ये heap कहा जाता है, यानी ढेर। तो heap बन जाता है कुछ दूरी पर, little distance away from the heap of grain. grain की और चाफ की हीप बिल्कुल पास में रहती है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना के रखती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज विनोइंग, इसी को विनोइंग कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको डेफिनेशंस आएंगी, आपको पता होना चाहिए थ्रेशिंग क्या होती है, विनोइंग क्या होती है। नेक्स्ट, हैंड पिकिंग। यहाँ तो ये सब हुआ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जो हम यूजुअली घर में यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ें निकालने के लिए। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस सच एज पीस ऑफ स्टोन्स इन राइस और दाल में से स्टोन्स के पीसेस को निकालना कैन बी सेपरेटेड, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है कि ये लेडी हाथ को यूज़ कर रही हैं सामान को अलग करने के लिए या किसी भी चीज़ को अलग करने के लिए। ओके, बाय हैंड पिकिंग दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज, अब हैंड पिकिंग से ही उसको अलग किया है। दिस इज़ possible because the particle of the undesirable substance are different from the food grain in color, shape and size. अब येलो कलर का, अगर येलो कलर की दाल है और उसके अंदर अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर के ये और अलग शेप के पत्थर हों, स्टोन्स हों या कुछ और भी भूसा टाइप का हो, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू। दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट, ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है। व्हेन द अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, अगर बहुत कम क्वांटिटीज़ में वो जो हम नहीं चाहते हैं वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम बहुत इजीली इसको हैंड पिकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सीविंग। सीविंग मतलब होता है छानना, छन्नी के थ्रू छानना। When the constituents of a mixture have particles, जब एक मिक्सचर के जो constituents हैं वो particles में हैं, different sizes के हैं, ठीक। A sieve can be used to separate them, उसके लिए हम sieve को यूज़ कर सकते हैं, यानी छन्नी को यूज़ कर सकते हैं। The size of the pores in the sieve depends on the size of the particles of the constituent to be separated। अब ये भी कैसे होगा, आपने घर में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपने मदर से पूछिएगा कि कितने तरीके की घर में सीविंग उन्होंने रख रखी है, सीव, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा किसी के होल्स बहुत बड़े हैं, किसी के बहुत बारीक है, किसी के मीडियम साइज़ है। वो किस वजह से है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपको अलग करना है उसको उसी के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। अब इसी के बारे में आगे भी दे रखा है, अ सीव विद फाइन पोर्स। फाइन यानी बहुत बारीक पोर्स हैं, यानी छेद हैं। एक सीव में बहुत बारीक छेद है, तो आप उससे क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इज़ यूज टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस इन फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, जो आटा होता है जिसकी हम चपाती घर में खाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर, फ्लावर तो बहुत बारीक पिसा हुआ होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ चीज़ आ गई है, ठीक, तो उसको निकालने के लिए हमें फाइन पोर्स की सीव का यूज़ करना होगा। अ सीव विद बिग पोर्स, जिनके छेद बहुत बड़े बड़े हैं, तो इज़ यूज टू कंस्ट्रक्शन साइट। ये कहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ होता है, जहाँ पर बिल्डिंग्स बनती हैं, जिसमें से सैंड या सीमेंट, जिसके अंदर से स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए काम लिया जाता है। जैसे आपकी बुक में पिक्चर में दे रखा है, ये कंस्ट्रक्शन साइट की सीव है, इसके छेद बहुत बड़े होते हैं, इसके ऊपर सैंड को डाला जाता है और सैंड तो यहाँ निकल जाता है और जितना भी अनडिज़ायरेबल होता है सब्सटेंस वो बाहर आके रुक जाता है। अ सीव
is often used at home to separate the bigger particles in the wheat flour. wheat flour में से अलग करने के लिए हम अपने घरों में भी इसका यूज़ करते हैं. However, this is not considered a healthy particles nowadays, as the bigger particles of roughage are lost in the process. इसके बारे में भी आप अपनी मदर से पूछिएगा. पहले के टाइम में जो आटा आता था तो उसके लिए उसे छाना जाता था और उसके ऊपर कुछ रफेज होता था जिसे कि भूसा ही बोला जाता था, जो कि बहुत हेल्दी होता था अपनी हेल्थ के लिए. लेकिन आज के टाइम में वो सब नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो यूजुअली अब छन्नी का यूज़ या सीव का यूज़ नहीं होता. सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स. अब लिक्विड्स में से जो डिज़ोल्व नहीं हुआ है उन्हें अलग करना कैसे? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू. सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ इन शॉर्टली. जैसे पानी है, उसके अंदर अगर कुछ मिक्स हो गया है तो आपने उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया, यानी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो वो उसके अंदर जितना भी मिक्स है, इम्प्योरिटीज़ है, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, वो नीचे बैठ गया है पानी में, तो इसे बोला जाता है सेडिमेंटेशन. अब डिकेंटेशन क्या होता है? जब सेडिमेंटेशन हो जाता है तो उस पानी को, ऊपर का जो साफ़ पानी है, हम दूसरी जगह पर निकाल लेते हैं और बिना सेडिमेंटेशन को डिस्टर्ब किए बिना. ठीक है, तो अब हम इसे रीड करते हैं. इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच आर हैवियर, जो कि बहुत हैवी है वाटर से, कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स of an insoluble liquid in a solid in a liquid settle down, जो settle down हो चुके हैं यानी नीचे बैठ गए हैं. The particles that settle down from the sediment, जो नीचे settle down हो गया है वही sediment बनता है. अब डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग, यानी बाहर निकालना, pouring out the liquid without disturbing the sediment. अगर सेडिमेंट को आप हिला देंगे तो वो तो वापस पानी के ऊपर आ जाएगा, तो वो फिर वापस गंदा हो जाएगा पानी. तो बिना उसको डिस्टर्ब किए हम धीरे से करके निकाल देते हैं, तो उसे बोला जाता है डिकेंटेशन. इफ़ अ सॉलिड डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, अगर कोई सॉलिड पानी में डिज़ोल्व हो गया है. अब सॉलिड लिक्विड में या पानी में डिज़ोल्व हो गया. लिक्विड कोई भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अगर कोई सॉलिड डिज़ोल्व हो गया है तो वो डिकेंटेशन के से उसको हम अलग नहीं कर सकते. कैसे नहीं कर सकते हैं? अब इसका बहुत अच्छा सा यहाँ इस पॉइंट का मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देती हूँ. जैसे सॉलिड हो गया है शुगर को आपने लिक्विड यानी मिल्क में या वाटर में मिक्स किया तो वो डिज़ोल्व हो गया. वो शुगर सॉलिड डिज़ोल्व हो गया लिक्विड में. अब आप उसको, जब वो डिज़ोल्व हो गया यानी घुल गया पानी के अंदर, तो वो डिकेंटेशन नहीं किया जा सकता. आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते. फिल्ट्रेशन टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी. फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्टर करना यानी अलग करना. टी लीव्स को टी में से. यू पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर. स्ट्रेनर से आप यानी छन्नी से आपने टी को पोर किया कप में, ग्लास में, किसी में, तो उसका टी लीव्स अलग हो गए हैं. विच इज़ अ वायर और अ प्लास्टिक मैश, जो कि एक वायर यानी तार की या प्लास्टिक की मैश यानी छन्नी होती है. द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द स्ट्रेनर. टी लीव्स तो रह जाती हैं, ऊपर ही रह जाती है, और लिक्विड नीचे चला जाता है, फ्लो आउट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन. इसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. द स्ट्रेनर एक्ट्स एज अ फिल्टर. स्ट्रेनर एक फ़िल्टर का काम करता है, यानी उसने अनडिज़ायरेबल चीज़ को तो अपने पास रख लिया है और प्योर को बाहर कर दिया है. द सेम स्ट्रेनर कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर. लेकिन ये वाला जो स्ट्रेनर आपने यूज़ किया है, इस स्ट्रेनर को आप मड और वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल चीज़ है. द पार्टिकल ऑफ मड आर टू फाइन. जो मड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं या बहुत फाइन होते हैं.
उससे क्या होगा, वो होल से पास हो जाएगा, जो छेद हैं छन्नी के फिल्टर के, तो वो पास हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, पानी को और मड को अलग करना होगा, तो हम फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। द फिल्टर पेपर हैज़ फाइन होल्स। फिल्टर पेपर के इतने बारीक होल्स होते हैं कि उसमें से केवल पानी जैसी चीज़ ही बाहर निकल सकती है। विच अलाउज वाटर टू फ्लो थ्रू बट नॉट द मड पार्टिकल्स। लेकिन मड पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे कि ये फ़िल्टर पेपर हो गया, फ़िल्टर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके एक कोन की शेप बना दी गई और उस कोन के बाद इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। अब आप उसके ऊपर एक रॉड डाल देंगे, जिससे कि धीरे धीरे से इस मड को उसके थ्रू अंदर डालेंगे इस फिल्टर पेपर में। अब क्या होगा, फिल्टर पेपर के थ्रू मड तो ऊपर ही रह जाएगा पार्टिकल्स, और उसके अंदर जो पानी है, इस मड के अंदर जो पानी है वो नीचे बीकर में चला जाएगा। At homes and in offices or schools, special type of filters are used to remove solid impurities from drinking water. जिनके घर में आप, कुछ बच्चों के घर में एक्वागार्ड लगा होगा, कुछ बच्चों के घर में आरओ लगा होगा, तो उसके लिए क्या होता है, एक पोरस स्पॉट लगा हुआ होता है। अगर कभी रिपेयरिंग करने के लिए कोई आता है तब आप उस टाइम पर देखिएगा, वो एक वाइट कलर का एक रॉड टाइप का निकालेंगे, वो पोरस स्पॉट होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बहुत फाइन पार्टिकल्स उसमें छेद बने हुए होते हैं, जिसके थ्रू वो सारी इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर उसके अंदर रह जाती है और साफ़ पानी आप लोगों को पीने के लिए मिलता है। In these filters, a porous pot made of ceramic is used as a filter. As the water passes through the fine pores, the solid impurities are filtered out. In some of these filters, a special type of light called ultraviolet light is used to kill germs in the water. कुछ जो फिल्टर्स होते हैं उनमें अल्ट्रावायलेट लाइट का भी यूज़ किया जाता है, जो कि वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनको मारने का काम करता है। नेक्स्ट आ रहा है लोडिंग। इफ़ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, अब सॉलिड में जो फ्री पार्टिकल्स हैं, जो मतलब फ्री चल रहा है पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन, दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल इक्वल तरीके की होती हैं, अगर आप उनको सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे तो वो तो इजीली होंगे ही नहीं। जैसे कि क्ले और मडी वाटर। मडी वो भी फाइन पार्टिकल्स में होते हैं उसके, और क्ले भी बहुत चिकना होता है, बहुत स्मूथ होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो दोनों मिक्स हो जाए तो इन्हें सेटल डाउन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। तो इसको लोडिंग के थ्रू क्लीन किया जाता है या अलग किया जाता है। एंड देयर सेडिमेंटेशन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। और तो इनके सेडिमेंटेशन होने में, यानी सेडिमेंटेशन, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सेडिमेंटेशन होता है सेटल डाउन नीचे बैठने में, ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। लोडिंग इज़ अ मेथड ऑफ स्पीडिंग अप सेडिमेंटेशन बाय मेकिंग द पार्टिकल्स हैवियर। अब लोडिंग के थ्रू क्या होगा, लोडिंग के थ्रू सेडिमेंटेशन इस तरीके का जो है, क्ले और मडी का जो बताया है, इस तरीके का स्पीडली ये काम करता है, क्योंकि वो हैवियर बना देता है, एक चीज़ को हैवियर बना देता है। जब वो हैवी हो जाएगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। एलम होता है जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और अक्सर ये घरों में यूज़ भी होता है, आपके फादर भी यूज़ करते होंगे। एलम ज़रूर आप देखिएगा। अ सॉलिड सस्पेंडेड एलम अ सॉलिड विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होता है, यानी वो डिज़ोल्व हो जाता है। इज़ यूज्ड टू लोड सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स इन वाटर, ये हैवी बनाने का काम करता है क्ले पार्टिकल्स को। अब क्या होगा, क्ले पार्टिकल्स अगर हैवी हो जाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर की तरफ साफ पानी रहेगा। द डिज़ोल्व पार्टिकल्स ऑफ एलम लोड द फाइन पार्टिकल्स, जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं, जो घुल गए हैं एलम के पार्ट, वो लोड हो जाते हैं यानी हैवी हो जाते हैं द फाइन पार्टिकल्स ऑफ अ क्ले इन वाटर। वाटर में जो क्ले है उसके लिए है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा है क्योंकि ये एलम जो होता है, फिटकरी जो होती है, ये पार्टिकल्स को, क्ले पार्टिकल्स को हैवी करने का काम करती है।
अगर पानी में क्ले पार्टिकल्स है या क्ले पार्टिकल्स में पानी है, तो अगर हम उसके अंदर एलम डाल देंगे तो वो क्ले पार्टिकल्स को हैवी कर देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर साइड साफ पानी रहेगा। ओके, तो अगेन लोड का मतलब हैवी करना होता है, ये प्रोसेस होता है। दे बिकम हैवियर एंड सेटल डाउन क्विकली, वो हैवी हो जाता है और बहुत तेज़ी से सेटल डाउन हो जाता है। जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, ये मडी वाटर है, एलम इसके अंदर डाला गया है, एलम डिज़ोल्व हुआ, उसने हैवी बना दिया क्ले पार्टिकल को, और क्ले पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गया और ऊपर की साइड साफ पानी आ गया। द क्लियर वाटर ऑन टॉप, तो क्लियर वाटर टॉप पर आ गया। इज़ देन डिकेंटेड और फिल्टर्ड, और इसके बाद क्या किया जा सकता है, साफ़ पानी को हम दूसरे किसी जार में हम इसको निकाल सकते हैं बिना इसको डिस्टर्ब किए। ओके, या फिर फिल्टर भी कर सकते हैं। लोडिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, लोडिंग यानी फिर से वही लोडिंग आ गई है जो हैवी करने का काम हो रहा है। लोडिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, अब एयर के अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुले में वो उड़ रहे हैं। अकर्स नेचुरली व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है, जब सबसे पहली रेन होती है तो अक्सर घरों में कहा जाता है कि इस वाली रेन में गीले नहीं होना, भीगना नहीं, क्योंकि वो रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और वो हार्मफुल भी क्यों होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में और एयर में इतना ज़्यादा डस्ट होता है, इतने डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक होती है कि वो पानी के थ्रू नीचे आ जाती है, पानी में मिक्स होता है और वो पानी के थ्रू नीचे आ जाती है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है। तो द फर्स्ट रेन ड्रॉप लोड द डस्ट, अब फर्स्ट रेन ड्रॉप यानी पहली जो बारिश होती है उसके अंदर पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ में। दे बिकम हैवियर, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और सीधा वो सेटल डाउन हो जाते हैं ग्राउंड पर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का स्टार्ट करूँगी, यहाँ से इस टॉपिक से मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर उन्हें शेयर करिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा उनके क्वेश्चंस। टिल देन, बाय बाय।